नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको लाइब्रेरी साइंस के 5 जो प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, जिसे एस आर रंगनाथन जी ने सन 1928 में दिया था। तो शुरुआत करते हैं आज का अपना वीडियो। मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिखा है, ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट। इसे एस आर रंगनाथन जी ने ही दिया था, जिसमें 3 चीज़ें हैं: बुक्स, रीडर्स और स्टाफ। ये तीनों लाइब्रेरी के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं। अगर ये तीनों में से कोई भी एक ना हो तो हम लाइब्रेरी के परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंसेज में। ठीक है, तो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस रंगनाथन जी ने 1928 में दिया था। ठीक है, और इनकी जो बुक थी 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1931 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, बुक 1931 में पब्लिश हुई थी और कॉन्सेप्ट जो था इन्होंने 1928 में दिया था। और इस बुक को पब्लिश किया था माला ने, यानी मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन ने। ठीक है, और 1928 में मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई में टीचर्स कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें इन्होंने एस आर रंगनाथन जी ने 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस दिया था। ठीक है, तो इस बुक का जो बेसिक्स है वो बता देता हूँ। फॉरवर्ड जो लिखा था PS शिवा स्वामी अय्यर जी ने लिखा था। इंट्रोडक्शन WC वैब्रिक ने लिखा था। पब्लिशर जो थी मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन था। जो लास्ट एडिशन इनका प्रिंट हुआ है 2006 में हुआ था। कॉपीराइट SRELS के पास है, यानी शारदा रंगनाथन एंडाउमेंट लाइब्रेरी साइंसेज करके है इसका फुल फॉर्म, उसके पास है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? शारदा रंगनाथन एंडाउमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस। और ये कहाँ पे स्थित है? बेंगलोर। जो शारदा जी जो थी, ये रंगनाथन जी की दूसरी वाइफ थी, उन्हीं के नाम पे इन्होंने ये पब्लिकेशन स्टार्ट की थी। ठीक है, तो एस आर रंगनाथन जो थे, उन्होंने जितनी बुक्स लिखी हैं वो इंग्लिश में लिखी हैं। ठीक है, और इसका पब्लिशर जो है ESS पब्लिकेशन है। ठीक है, जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, इसमें जो पहला लॉ है बुक्स आर फॉर यूज, इसे एडवर्ड एंड्रोज ने दिया था कॉन्सेप्ट को। बाकी के 4 कॉन्सेप्ट जो हैं एस आर रंगनाथन जी ने ही दिया था। तो पहला क्या है? बुक्स आर फॉर यूज, एवरी रीडर हैज हियर हिज और हर बुक, एवरी बुक इट्स रीडर, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो एस आर रंगनाथन जी ने जो था 5 लॉ को हाई कोर्ट कहा था। और WC वैब्रिक सेयर्स ने कहा था, दिस वर्क इज ग्रेट सिंप्लिसिटी हैड इट्स दैट हाइड्स इट्स डेप्थ। ये बहुत बड़ी सादगी है और बहुत बड़ा काम है जो इसकी गहराई को छिपाता है। मतलब इतने सिंपल वर्ड्स में एस आर रंगनाथन जी ने इसको डिफाइन किया है। ठीक है, तो ये इसके पहले भी कई कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं, फिर एस आर रंगनाथन जी के इस कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। कोड ऑफ कंडक्ट जो था, ये कहा था इस शिव रमन जी ने कहा था कि लाइब्रेरी के साइंस कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बताता है, के शिव रमन ने था। ठीक है, और एक 6th लॉ भी आया था लाइब्रेरी का, जैसे ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन इसे जेम्स आर राइटिंग ने दिया था। एवरी रीडर हिज फ्रीडम, प्रत्येक पाठक को स्वतंत्रता मिले उसके बुक्स के सिलेक्शन की। ठीक है, और एक और 6 कॉन्सेप्ट आया था जिसे कुर्नॉन और पेरकिनन ने दिया था। फिनलैंड के ये थे लाइब्रेरियंस। तो इनका 6th प्रिंसिपल जो था, एवरी रीडर हैज़ इट्स लाइब्रेरी एंड एवरी राइटर हिज कंट्रीब्यूशन टू द लाइब्रेरी। ये 2 कॉन्सेप्ट दिए गए थे। ठीक है, 6th लॉ 2 हैं, ध्यान रखिएगा, जिसे जेम्स आर राइटिंग ने 1992 में दिया था, जिसमें कहा था उन्होंने, एवरी रीडर
हिज फ्रीडम, और कोर्नॉन और पेरिक्रन ने कहा था एवरी रीडर हैज़ हिज लाइब्रेरी। ठीक है, बेसिकली ये जो सिक्स्थ लॉ जो दिया गया था इसकी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है जितनी एस आर रंगनाथन जी के लॉ को दी गई है। उसके बाद भी कई ऐसे कॉन्सेप्ट्स आए थे जिसको फिफ्थ लॉ के अलावा न्यू लॉ सजेस्ट किया गया था। ठीक है, माइकल गॉरमैन और वेट क्रॉफोर्ड ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, इसे नए 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस कहा गया था। ये लाइब्रेरी साइंस के एक्सटेंशंस के रूप में काउंट किया गया था। जैसे लाइब्रेरी सर्व्स ह्यूमैनिटी, पुस्तकालय मानवता की सेवा करता है। ठीक है, रिस्पेक्ट ऑल फॉर्म्स बाय विच नॉलेज इज कम्युनिकेटेड, ज्ञान के उन सभी रूपों का सम्मान करना चाहिए जिसमें से हमें ज्ञान की संचार होती है। ठीक है, यूज टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंटली टू एनहेंस सर्विस, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का हमें सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ज्ञान को बढ़ावा दे सके। प्रोटेक्ट फ्री एक्सेस ऑफ नॉलेज, ज्ञान का मुफ्त, लोगों तक ज्ञान का मुफ्त पहुंच की रक्षा करनी चाहिए। ऑनर द पास्ट एंड क्रिएट द फ्यूचर, अतीत का सम्मान करें और भविष्य को बनाएं। ठीक है, इसके अलावा एलोरिजा नरोजी जिसने 2004 में एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसे एप्लीकेशंस ऑफ रंगनाथन सूत्रास फॉर द वेब। इन्होंने क्या किया था, तो रंगनाथन के जो कॉन्सेप्ट थे 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, इसको वेब पे यानी इंटरनेट पे इम्प्लीमेंट किया था। वेब रिसोर्सेज आर फॉर यूज, वेब संसाधन उपयोग के लिए। एवरी यूजर हैज़ हर वेब रिसोर्स, प्रत्येक उपभोक्ता का अपना वेब रिसोर्स होना चाहिए या संसाधन मिलना चाहिए। एवरी वेब रिसोर्स इट्स यूज़र, हर एक वेब रिसोर्स का एक यूज़र होता है। सेव द टाइम ऑफ यूज़र, उपयोगकर्ता का समय बचाना चाहिए। वेब इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, ये सारी बातें वेब पे भी लागू होती हैं और बिल्कुल सही है। ठीक है, वेब के सब बहुत सारे संसाधन हैं और इसके उपयोग करने के लिए हैं वेब जिसे हम सब यूज़ करते हैं। हर एक उपभोक्ता को ईजिली यूज़र्स को वेब उपलब्ध कराना चाहिए। इसके लिए नेट न्यूट्रलिटी एक बार फेसबुक लेके आया था ताकि फ्री में लोगों को नेट यूज़ करने को मिल सके। वेब रिसोर्सेज इट्स यूज़र्स, हर एक वेब रिसोर्स का अपना यूज़र होता है। फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, जो भी कंटेंट्स ऑनलाइन मीडियम में उसको हम लोग यूज़ करने के लिए अलग अलग से। सेव द टाइम ऑफ यूज़र, इतना यूज़र फ्रेंडली बना दो इसको कि यूज़र्स को टाइम बहुत बचे। वेब इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, दिन पे दिन देख रहे हैं कि इंटरनेट जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर जा रहा है। 1992 में जेम्स थॉमसन ने 5 लॉ दिए थे। लाइब्रेरी इज़ टू अर्न प्रॉफिट, लाइब्रेरी को प्रॉफिट अर्न करने के लिए होता है। एवरी रीडर शुड गिव अ कॉपी ऑफ द बुक, हर एक रीडर को एक कॉपी ऑफ द बुक देना चाहिए। रीडर शुड गिव इन अ कॉपी ऑफ अ बिल, रीडर्स को बिल देना चाहिए। एंड एवरी रीडर शुड गिवन अ मनी, शुड बी गिवन अ मनी, रीडर्स को पढ़ने के लिए भी पैसा देना चाहिए। ये उन्होंने कॉन्सेप्ट किया था क्योंकि एक मॉनेटरी बेनिफिट्स के तौर पर, जैसे मान लो कि रीडर्स आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो उनको कुछ ऐसा मॉनेटरी टर्म्स में इंक्लूड कर देता कि रेगुलर आएँ और रिसोर्सेज का यूज़ करें। लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, लाइब्रेरी ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। तो सब अब हम देखते हैं 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस जिसे एस आर रंगनाथन जी ने दिया था। ठीक है, तो पहले लॉ क्या कहता है, बुक्स आर फॉर यूज़, इसे एडवर्ड एनरोज ने दिया था और ये कहा था कि said that the conservation and storage of the storage are important, but emphasizing the use of books focused on accessibility use such as location, building, library hours, book selection, and library staff and so on. तो एस आर रंगनाथन जी ने कहा था कि बुक्स का कंजर्वेशन और स्टोरेज, संरक्षण बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ साथ हमें इन बातों पर भी जोर देना चाहिए कि उपभोक्ता को पाठक को आसानी से पुस्तकें मिल सकें। ठीक है, तो लाइब्रेरी की बिल्डिंग, लोकेशन, उसके वर्किंग आवर्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल इसमें प्ले करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई लाइब्रेरी है जो शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित है, तो यूज़र्स वहाँ पे उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसे ऐसे जगह से कनेक्टेड लोकेशन से रखना चाहिए कि जहाँ पे यूज़र्स ईजिली आएँ और उसको एक्सेस कर पाएँ। ठीक है, बुक सिलेक्शन फ्री होना चाहिए, मतलब ऐसे ढंग से बुक्स को अरेंज किया जाना चाहिए ताकि यूज़र्स ईजिली जा करके
अपने पसंद की बुक्स को सॉर्ट आउट कर सकें। लाइब्रेरी के स्टाफ्स का बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए। अगर उनका बिहेवियर अच्छा है तो वो उस लाइब्रेरी में बार बार उपभोक्ता या विज़िट करना चाहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें मेन है। तो इसमें सबसे पहला मेथड क्या होता है, लोकेशन ऑफ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का लोकेशन ऐसा जगह पर होना चाहिए जहाँ से इजीली लोग आ जा सके। ठीक है, मेन सेंटर ऑफ द सिटी होना चाहिए, सेंटर के सिटी के मध्य में होना चाहिए, या ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ से इजीली ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। लाइब्रेरी आवर्स भी वैसे टाइम पे स्कूल होने चाहिए ताकि इजीली जा करके लोग वहाँ से बुक्स ले लें। अगर मान लीजिए कोई लाइब्रेरी का टाइम 10 से 5 या 10 से 6 है तो उसको यूज़र्स नहीं मिल पाएंगे। क्यों? क्योंकि 10 से 6 नॉर्मल वर्किंग आवर्स होता है और इसमें लोग अपना घर ऑफिस जाएंगे या लाइब्रेरी से बुक्स इशू करवाने जाएंगे। तो ऐसा टाइम देना चाहिए कि ताकि लोगों को लाइब्रेरी से बुक्स इशू करवाने में आसानी हो। जैसे कि इस मामले में नेशनल लाइब्रेरी ने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है। वो सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक खुलता है और साल के 362 दिन खुलता है। सिर्फ 3 दिन ही यहाँ पे छुट्टी रहती है। लाइब्रेरी फर्नीचर भी काफ़ी कंफर्टेबल होना चाहिए कि जितना ज़्यादा कंफर्टेबल होगा यूज़र वहाँ से इजीली बैठ करके फर्नीचर रीडिंग कर पाएंगे। ठीक है, इसके लिए लाइब्रेरी के जो टेबल्स और चेयर्स हैं उनके प्रॉपर हाइटिंग होना चाहिए, प्रॉपर स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होना चाहिए ताकि स्टाफ्स को रीडर्स को आसानी हो। स्टाफ ऑफ द लाइब्रेरी के स्टाफ का जो पोलाइट हो, ट्रेंड हो और गुड सेंस होना चाहिए ताकि वो यूज़र्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर पाए। बुक सिलेक्शन, ठीक है, बुक्स को ऐसे वे में अरेंज करना चाहिए ताकि रीडर्स को बुक्स इजीली मिल जाएं और वो उनका यूज़ कर पाएँ। सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस कहता है एवरी रीडर हिज हर बुक। हर एक रीडर का अपना पुस्तक होता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है नेचर्स ऑफ रीडर पर। ठीक है, अगर देखें लाइब्रेरी में तो लाइब्रेरी को ऐसा ढंग से डिज़ाइन किया था कि उसमें अगर छोटा बच्चा आ रहा है तो भी उसको पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ पुस्तक मिल जाए, कोई बड़ा से बड़ा वृद्ध व्यक्ति भी आ रहा है तो उसे भी किताबें मिल जाए। मान लीजिए बच्चा जाएगा तो क्या ढूंढेगा, कॉमिक्स ढूंढेगा, कार्टून कैरेक्टर्स पे बुक्स ढूंढेगा, कोई विजुअल जाएगा तो वो धार्मिक किताबें ढूंढेगा। तो इस टाइप की किताबें वहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, इसमें रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है लाइब्रेरी के सेकेंड लॉ में, क्योंकि ये गवर्नमेंट ही प्रॉपर फंडिंग्स और फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेगी तभी जा कर के लाइब्रेरी को पढ़ने में मदद मिलेगा और वो हर एक पाठक के लिए पुस्तकें उपलब्ध करवा पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए फाइनेंसिंग के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कई बार फाइनेंस टैक्स लगा देती है, लाइब्रेरी सेल्स लगा देती है, जिससे कुछ एक्स्ट्रा पैसे होना या बिल्कुल बहुत ज़्यादा नॉमिनल मेंबरशिप फ़ीस चार्ज करते हैं, 2 रुपये 4 रुपये। जैसे हम लोग पहले लाइब्रेरी जाते थे तो 2 रुपये का एक स्टैम्प टिकट लगा करके वो लोग मेंबरशिप देते थे। ठीक है, पासिंग ऑफ लाइब्रेरी एक्ट भी पास किया जाना चाहिए ताकि लाइब्रेरी को प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन से बाइंड अप किया सके और अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। बजट फॉर द लाइब्रेरी के लिए अच्छा बजट होना चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए, बुक सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू द रीडर्स इंटरेस्ट एंड डिमांड। बुक्स का ऐसा सिलेक्शन होना चाहिए ताकि रीडर्स के इंटरेस्ट हो और रीडर्स वहाँ पे आकर के अपने नॉलेज को गेन कर पाएँ। ठीक है, एम्प्लॉयज़ का रिक्रूटमेंट, रीडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइब्रेरी की एक्टिविटीज़। ठीक है, ये सब चीज़ें टाइम टू टाइम होना चाहिए। अगर कोई ब्लाइंड और हैंडीकैप्ड है, फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन हैं, उनके लिए भी लाइब्रेरीज को एसेसिबल किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें सेकेंड लॉ में। ठीक है, रिसोर्स शेयरिंग भी होना चाहिए, इंटर लाइब्रेरी लोन फैसिलिटी जिसको कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऐसी लाइब्रेरी है आपके स्टेट में, आपकी सिटी में 2 लाइब्रेरी हैं बड़ी बड़ी, कोई ऐसी बुक्स की डिमांड आ जाती है जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है ए लाइब्रेरी में तो और बी लाइब्रेरी में अवेलेबल है, तो हमें इंटर लाइब्रेरी लोन फैसिलिटीज़ के लिए भी अलाउ करना चाहिए ताकि वहाँ से बुक्स ला करके या रिसोर्सेज को ला करके रीडर्स को उपलब्ध कराई जा सके। ठीक है, एक सिंपल सा कहता है कि जो फर्स्ट लॉ जो है वो किताबों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो सेकंड लॉ उपयोगकर्ताओं के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट लॉ बुक्स के लिए इम्पोर्टेंट है, सेकंड लॉ रीडर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, बुक्स होनी चाहिए हर यूजर्स के लिए, और सेकंड रीडर कहता है एवरी रीडर हैज
ऑन बुक्स, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ में और सेकंड लॉ में क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। फर्स्ट लॉ कहता है लाइब्रेरी का लोकेशन, टाइमिंग और स्टाफ और फर्नीचर पे फोकस करना चाहिए। तो सेकंड लॉ कहता है कि लाइब्रेरी के एक्ट, लाइब्रेरी को अथॉरिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, स्टाफ्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और लाइब्रेरी के अथॉरिटीज़ की ट्रेनिंग पे फोकस करना चाहिए। थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी बुक इट्स रीडर, ठीक है। तो एस आर रंगनाथन ने कहा था कि एवरी बुक नीड्स इट्स रीडर, हर एक बुक जो होता है, प्रत्येक पुस्तक होती है उसका रीडर होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर कोई ऑथर बुक लिखता है तो उसको पता होता है कि उसके टारगेट ऑडियंस, उसके टारगेट रीडर्स कौन से हैं और उसके हिसाब से वो उसको डील करता है, ठीक है। तो इसमें कहता है दिस लॉ एम्फसाइज मैक्सिमाइजेशन मैक्सिमम यूज ऑफ बुक्स बाय इट्स रीडर्स। तो ये कहता है कि रीडर्स के द्वारा उसके पुस्तकों का मैक्सिमम यूज़ होना चाहिए और रीडर्स उस बुक्स को इजीली फाउंड कर सकें, ठीक है। लाइब्रेरी में ऐसे अरेंजमेंट किया था कि उनको इजीली फाइंड कर सकें। और लाइब्रेरी स्टाफ्स की ड्यूटी है कि रीडर्स को उनको बुक्स के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करें, ठीक है। इसके लिए ओपन सिस्टम होना चाहिए, सेल्फ्स का प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, डिस्प्ले ऑफ बुक्स होनी चाहिए। कोई नई बुक्स आ रही है, कोई नए ऑथर आ रहे हैं तो उनके बुक्स का डिस्प्ले होना चाहिए ताकि उसको उनके बारे में पता लग सके। क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग भी होनी चाहिए। प्रॉपर क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग होगी तो रिसोर्स, अगर कोई रेयर बुक्स के बारे में रीडर डिमांड करता है तो उसको कैटलॉग से ढूंढ करके उसको प्रोवाइड किया जाता है। रेफरेंस सर्विसेज का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पब्लिसिटी मेथड होना चाहिए, पब्लिसिटी मेथड होना चाहिए मतलब पब्लिसिटी पे फोकस करना चाहिए ताकि लाइब्रेरीज हैं, कोई नई बुक्स आ रही है तो उनको डिस्प्ले वगैरह से या कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करके लोगों को अवेयर करना चाहिए ताकि रीडर्स हमारे से अटैच हो। एक्सटेंशन सर्विसेज पे भी फोकस करना चाहिए, ठीक है। फोर्थ लॉ कहता है सेव द टाइम ऑफ रीडर। फोर्थ लॉ कहता है कि लाइब्रेरी में जो पुस्तक पढ़ने के लिए पाठक आता है उसका समय हमें बचाना चाहिए, ठीक है। इसीलिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का अडॉप्ट किया जाना चाहिए, ठीक है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में मतलब कंप्यूटर्स वगैरह का, मैनुअल सिस्टम जो है उनको हटा करके नए नए मेथड्स का अपडेट चाहिए ताकि इसको रीडर्स को काफ़ी ज़्यादा आसानी हो, ठीक है। इसमें वही रीडर्स के लिए लाइब्रेरी लोकेशन प्रॉपर होनी चाहिए, सेल्फ्स का अरेंजमेंट होना चाहिए, क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग होना चाहिए, स्टॉक रूम गाइड होना चाहिए कि स्टॉक रूम में कैसे गाइड होता है, ओपन सिस्टम होना चाहिए जिसे ओपेक वगैरह के थ्रू आजकल मेथड किया जाता है। सर्कुलेशन और इशू मेथड को भी यूज़र फ्रेंडली बनाना चाहिए। मैनुअल की जगह ऑटोमेटिक सिस्टम को, ऑटोमेटेड सिस्टम्स पे या डिजिटाइजेशन पे फोकस करना चाहिए। नए नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए, रेफरेंस सर्विसेज को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ठीक है। तो दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं जिसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा था, बस आपको पूछा था इशू सिस्टम और रिटर्न सिस्टम क्या है। तो इशू सिस्टम को चार्ज सिस्टम बोलते हैं और रिटर्न सिस्टम को डिस्चार्ज सिस्टम कहते हैं। ये न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी में इंट्रोड्यूस किया गया था। जो फिफ्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है ये कहता है लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। लाइब्रेरी एक बढ़ता हुआ ऑर्गेनिज्म है, यानी संस्था। यहाँ पे जीव का यूज़ नहीं करेंगे, संस्था का करेंगे, ठीक है। ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म इसलिए बोला गया कि ऑर्गेनिज्म जो होता है वो ग्रो करता है नेचुरली, वैसे ही लाइब्रेरी भी नेचुरली ग्रो करता है क्योंकि टाइम के साथ साथ इसमें चेंजेस एड ऑन किए जाते हैं, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट प्लानिंग और उस पर फोकस किया जाना चाहिए ताकि लाइब्रेरी को बेटर से ग्रोथ मिले। और ठीक है, तो ग्रो कैसे करता है, लाइब्रेरी के रीडर्स बढ़ते जाते हैं, लाइब्रेरी में एडिशंस होती जाती हैं, स्टॉक्स की, नए बुक्स की, नए नए मैथोलॉजी की एडोप्टेशंस होती हैं, तो लाइब्रेरी ग्रो करता है। और जब लाइब्रेरी की ये सब रीडर्स और बुक्स और स्टाफ ग्रो करेंगे तो स्टाफ भी ऑटोमेटिकली ग्रो ही करेगा। अगर अच्छे रीडर्स आ रहे हैं, क्वांटिटी बल्क क्वांटिटी में रीडर्स आ रहे हैं तो क्या किया जाएगा कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ्स को अपॉइंट किया जाएगा ताकि रीडर्स को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो रंगनाथन जी की तरह दो ग्रोथ होता है, एक चाइल्ड ग्रोथ होता है और एक एडल्ट ग्रोथ होता है। तो चाइल्ड ग्रोथ जो होता है डेवलपमेंट, जो लाइब्रेरी में जो चाइल्ड ग्रोथ कहलाता है, बिल्डिंग्स को बढ़ाना, बुक्स को बढ़ाना और एम्प्लॉयज़ को बढ़ाना, यानी चाइल्ड ग्रोथ यानी फिजिकल डेवलपमेंट होता है लाइब्रेरी का। एडल्ट ग्रोथ में क्या होता है, मेंटल डेवलपमेंट या विजडम का। तो ये क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज पे, फैसिलिटीज़ पे, वर्कशॉप्स पे, सेमिनार्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आगे फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा मैं जिसमें इससे आगे कुछ
और स्टडी करेंगे। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपको दे पाऊँ।